स्टूडेंट्स, आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं जयती मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर मनसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और आज का मेरा जो टॉपिक है वह एमएड थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के अंतर्गत मैंने यूनिट 4 का टॉपिक लिया है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में अवसरों की समानता। तो ये जो मेरा टॉपिक है इसका एक पार्ट्स मैंने पहले वीडियो में बना चुकी हूँ। अब आज की इस वीडियो का जो मेरा लेक्चर है ये सेकंड पार्ट्स है। तो आज हम इसी के बारे में पुनः चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे कि शिक्षा में अवसरों की समानता से तात्पर्य। तो सबसे पहले देखेंगे समानता से तात्पर्य एक समान शिक्षा नहीं है, बल्कि प्रत्येक बालक की शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, नैतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा के संदर्भ में जाति, रंग, रूप, प्रांतीयता एवं भाषा, धर्म आदि के मध्य भेदभाव न करने से भी है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डेफिनेशन में बताया गया है कि शिक्षा में अवसरों की समानता है, यानी बिना किसी भेदभाव के हर धर्म के व्यक्तियों को शिक्षा में समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि व्यक्ति उच्च वर्ग का है, मध्यम वर्ग का है या निम्न वर्ग के। हर वर्ग के व्यक्तियों को हमें शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है और सभी का अधिकार प्राप्त है कि वह शिक्षा प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें बिना किसी जाति, रंग, रूप, प्रांतीयता, यानी कोई भी राज्य को ना ध्यान रखते हुए, कोई किसी की भाषा को ध्यान न करते हुए, किसी के धर्म को ध्यान न करते हुए, हर वर्ग के लोगों को हमें शिक्षा के समान अवसर प्राप्त करवाना चाहिए और हमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार आज इसका ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आवश्यकता एवं महत्व, यानी शिक्षा की अवसरों की समानता के अंतर्गत आवश्यकता एवं महत्व यानी नीड एंड इम्पोर्टेंस। इसके अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्र की प्रगति, यानी जब हम शिक्षा के अवसर लोगों को प्रदान करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा देश में लोग शिक्षित होंगे और वे आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षा के अवसर, समान अवसर प्रदान करने से यही एक फायदा है कि हर लोग जागरूक होंगे, हर लोग शिक्षित होंगे और हमारा देश जो है एक उन्नत राष्ट्र बनते हैं। तो इस प्रकार देश की प्रगति में यह सहायक होते हैं। दूसरा पॉइंट है शिक्षा एक पूंजी निवेश, यानी इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम जितना अधिक लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं, समान अवसर देते हैं, तो उतना ही हमारा देश उन्नत होता है। और शिक्षा जो है एक पूंजी के रूप में है, जिसे हम जितने अधिक लोगों को हम प्रदान करते हैं, जितना अधिक लोगों को अवसर देते हैं, उतना ही लोग जागरूक होते हैं और अपने देश के निर्माण में वे अपना अधिकार, अपना मत, अपना सब कुछ वे विकसित करते हैं, लोगों को अपना मत प्रदान करते हैं, वे जागरूक होते हैं और देश के निर्माण कार्य में वे अग्रसर होते हैं। तीसरा है प्रतिभा की खोज। अगर हम लोगों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम एक अच्छे बालक, एक अच्छी बालिका की खोज कर सकते हैं जो हमारे देश के कार्य में अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं, समाज में वे उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं, समाज के निर्माण में, समाज के कार्यक्रमों में वे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। और इस प्रकार हम शिक्षा के माध्यम से एक अच्छे बालक बालिका की खोज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन। स्वाभाविक है कि हम अगर शिक्षा के हम समान अवसर हम लोगों को प्रदान करते हैं, समाज में हम लोगों को शिक्षित करते हैं, तो एक सामाजिक परिवर्तन होना स्वाभाविक है। सामाजिक परिवर्तन से लोग जागरूक होते हैं और वे अच्छे और बुरे, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सारी चीज़ों को वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं और हर वर्ग के लोगों को वो जागरूक कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे समाज में सामाजिक परिवर्तन हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है मानव शक्ति की आवश्यकता। हम देखते हैं कि अगर शिक्षा लोगों को प्रदान किया जाता है, लोगों को समान अवसर दिया जाता है, तो मानव शक्ति की आवश्यकता बढ़ती जाती है। मानव शक्ति की आवश्यकता होने से लोग
शिक्षा के बारे में जानते हैं, समाज में हमारे लिए क्या दायित्व है, समाज के प्रति हमारे को क्या कार्य करना चाहिए, शिक्षा के माध्यम से हम किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार मानव शक्ति की आवश्यकता बढ़ती जाती है। इस प्रकार कुशल कार्यकर्ता की उपलब्धता भी हो जाती है। जिस प्रकार से शिक्षा लोगों को मिलती जाती है, लोगों में कुशलता आती जाती है, लोग उस चीजों में परंपरागत हो जाते हैं और वे अपने समाज का निर्माण करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को वो शिक्षा के से जोड़ने लग जाते हैं। इस प्रकार मानव शक्ति और कुशल कार्यकर्ता की उपलब्धता से एक घनिष्ठ संबंध विकसित हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारत में शिक्षा के अवसरों की विषमताएं, यानी डिसपैरिटीज ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जैसा पॉइंट है यहाँ पे बताया गया, ग्रामीण एवं नगरीय विभिन्नता, लिंग और जाति पर आधारित विभिन्नता, गरीबी, उच्च नीच असंतुलन, जिला के विकास में अंतर, अशिक्षा की कमी, लड़के एवं लड़कियों की शिक्षा में अंतर, भारतीय शिक्षा नीति 1986, महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की शिक्षा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामीण एवं नगरीय विभिन्नता। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जिस प्रकार शिक्षा के समान अवसर हमें प्रदान करना चाहिए, लेकिन आज भी हम आधुनिक परिवेश में रहते हुए भी हम देखते हैं कि ग्रामीण एवं नगरीय विभिन्नता बहुत अंतर देखा जाता है। यानी विभिन्नता का मतलब होता है अंतर पाया जाना। तो ग्रामीण स्तर पर लोगों की अशिक्षा की कमी वजह से होता है कि वहां पर लड़की और लड़कों को दोनों को ही शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। किसी को आर्थिक रूप से कमी होने के कारण से, या किसी को शिक्षा के पूर्ण अभाव होने से वे अपने बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं दे पाते। चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, वे बीच में ही शिक्षा को छोड़ देते हैं या बच्चों को वो शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं। खास करके लड़कियों को वे शिक्षा प्रदान करने में उचित नहीं समझते हैं, थोड़ी शिक्षा प्रदान करते हैं या फिर उन्हें बचपन से ही शिक्षा नहीं दिया जाता है। इस प्रकार ग्रामीण स्तर पर लड़के और लड़कियों को शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। खास करके लड़कियों को बचपन से ही थोड़ी शिक्षा दे करके उन्हें शादी कर दिया जाता है या उन्हें घर गृहस्थी में बसा दिया जाता है और इस प्रकार लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। लड़के थोड़े बहुत पढ़ पाते हैं और वे अपने जो घरेलू या पारंपरिक जो उनके कार्य होते हैं उनमें वे जुड़ जाते हैं। खास करके कृषि कार्य में लड़कियां सभी रूप से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार ग्रामीण स्तर पर हम देखते हैं कि वहां पर लड़के हो चाहे लड़कियां दोनों ही शिक्षा से पूर्ण रूप से पिछड़े हुए रहते हैं। जबकि शहरों में हम देखते हैं कि अधिकतर परिवार जो होते हैं उच्च परिवार के होते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, लेकिन वे अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर भी ये देखा जाता है कि शिक्षा का अभाव होने से या पिछड़ा सोच होने की वजह से वह अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो शहरों में भी शिक्षा की समानता के अवसर नहीं होते हैं। ग्रामीण स्तर पर तो शिक्षा के अवसर बच्चों को नहीं मिल पाता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी शिक्षा तो मिल पाता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ परिवारों में कुछ लोगों की सोच की वजह से वे पिछड़ जाते हैं और वे अपने बच्चों को शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं दे पाते हैं। लेकिन आज ग्रामीण स्तर पर शिक्षा अभी भी पिछड़ा हुआ है बजाय नगरीय क्षेत्र की अपेक्षा। तो इस प्रकार हम विभिन्नता देखते हैं, लिंग और जाति पर आधारित विभिन्नता, यानी कि लिंग के आधार पर लड़के और लड़कियों में भी लिंग का आज भी समाज में मतभेद है। तो लड़कियों को आज भी लड़कों की अपेक्षा शिक्षा कम दिया जाता है। उन्हें हर कार्य में लड़कों की अपेक्षा उन्हें पीछा सोच की वजह से उन्हें पीछा रख दिया जाता है। उन्हें कम शिक्षा प्रदान करना, उन्हें किसी भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा न लेने देना, किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में आगे नहीं होने देना, ये एक हमारी पिछड़ा सोच की वजह से है। तो इस प्रकार लिंग भेद रहता है। जाति पर आधारित विभिन्नता भी एक सोच है कि उच्च जाति को लोगों को शिक्षा के समान अवसर दिया जाता है, जबकि निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान नहीं हो पाते, प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार लिंग और जाति पर आधारित भी विभिन्नता हम समाज में देखते हैं। कहीं लिंग के आधार पर मतभेद होता है तो कहीं जाति के आधार पर उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाता। तो आज के परिवेश में हमें ये सभी चीजों से हमको लोगों को दूर रखना है, उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करना बहुत ही नितांत आवश्यक है। तीसरा पॉइंट हमारा है गरीबी, उच्च नीच, असंतुलन, जिला के विकास में अंतर, शिक्षा की कमी, लड़के और लड़कियों की शिक्षा में अंतर। ये सभी चीजें हम आज हम समाज में देखते हैं। गरीबी होने से भी
गरीबी अति उच्च निम्न स्तर पर होने से भी वे अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, उन्हें समान अवसर नहीं मिल पाते हैं। उच्च नीच समाज में आज भी शिक्षित होने के बावजूद भी लोगों की जो सोच है वह अभी भी इसी प्रकार की बनी हुई है कि वह उच्च वर्ग को लोगों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं बजाय मध्यम और निम्न वर्गीय क्षेत्र के। तो इस प्रकार वो उच्च नीच का मतभेद रखते हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़के हो, उनमें भी अंतर देखते हैं। असंतुलन, हमारे समाज में असंतुलन की स्थिति बनी हुई है। जिला के विकास में अंतर, आज हम देखते हैं कि हमारे राज्य में भी जिला में भी बच्चों की शिक्षा में अंतर देखते हैं। कहीं कोई जिला शिक्षा में अग्रसर है, आगे बढ़े हुए हैं, तो कोई जिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हुए हैं। कहीं पर अच्छी संख्या में जिला के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि कहीं पर लड़के और लड़कियों में शिक्षा बहुत अधिक है, और कोई जिला के क्षेत्र, कोई जिला में हम देखते हैं कि वहां पे लड़के और लड़कियों की शिक्षा का अभाव है, कमी पाया गया है। शिक्षा की कमी देखते हैं। लड़के और लड़कियों की शिक्षा में अंतर, जैसे कि मैंने बताया कि जिला के विकास में अंतर, यानी जहां पर लड़के और लड़कियों की शिक्षा में अवसर नहीं दे पाते हैं, तो इस प्रकार लड़के और लड़कियों की शिक्षा में भी हम अंतर देखते हैं। जहां पे हम बच्चों को शिक्षा अधिक देते हैं तो वहां पर स्वाभाविक है लड़के और लड़के बराबर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और कहीं कहीं पर विकास ना होने की वजह से लड़के और लड़कियों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। जिस प्रकार से हम सोचते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो, हमारा समाज उन्नत हो, अग्रसर हो, तो उस प्रकार का हम शिक्षा में बच्चों को नहीं देख पाते, यानी विकास नहीं देख पाते हैं। फोर्थ पॉइंट है भारतीय शिक्षा नीति 1986। हमारी जो भारतीय नीति शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत बताया गया है कि महिलाओं को शिक्षा का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को शिक्षा में समान अवसर प्राप्त होनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी समान अवसर के प्राप्त होना चाहिए, और वह अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी शिक्षा में समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। लेकिन आज के परिवेश में भी आधुनिकता आने के बावजूद भी लोगों में अशिक्षा की कमी है, जिसके कारण से महिलाओं को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी सरकार की ओर से आरक्षण प्राप्त होने के बावजूद भी लोग जागरूक ना होने की वजह से शिक्षा के समान अवसर उन्हें प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। अब नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक समानता के अवसर बढ़ाने के उपाय, मेजर्स टू प्रोमोट इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हमें जितनी भी अभी हमने विषमताएं बताएं, आवश्यकता बताएं, महत्व बताएं, क्या क्या होता है, तो ये इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अब हमें किस प्रकार समाज के लोगों को इसके अवसर बढ़ाने के उपाय किस प्रकार देने चाहिए, क्या क्या हमारी आवश्यकताएं, किस प्रकार का महत्व है, वो सारी चीज को देखते हुए हमको उपाय देना जरूरी हो जाता है, और इसके अंतर्गत हमें समाज को जागरूक करना जरूरी हो जाता है। समानता के अंतर्गत हमने देखे हैं कि लोगों को बिना किसी भेदभाव के, बिना जाति धर्म को ध्यान रखते हुए सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, किसी भी मतभेद को ध्यान रखते हुए। समान अवसर देने से तात्पर्य होता है कि हर वर्ग के लोगों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त करना। तो यहाँ पर हम देखेंगे निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री मुफ्त। तो यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा से तात्पर्य है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को, समाज के हर लोगों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। बिना किसी शुल्क के लिए बच्चों को शिक्षा हमेशा दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चे अवेयरनेस हो, जागरूक हो और वो समाज में उच्च स्थान को प्राप्त कर सके। दूसरा है छात्रवृत्ति। समाज के लोग जितने भी बच्चे हैं, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति और आवश्यकता वाले जो जितने भी बच्चे हैं, उन्हें एक समय के अंतराल पर उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे अपने शिक्षण कार्य को पूर्ण रूप से कर सके, अपनी जिम्मेदारी को वो समझ सके और जो आवश्यकता है वो छात्रवृत्ति के माध्यम से अपना पूर्ण कर सके। समानता के अवसर से तात्पर्य है कि एक समाज में हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होता है, और ये भी होता है कि अगर एक सामान्य मजदूर वर्ग है, एक कार्य करता है तो उन्हें उनके स्तर के अनुरूप उन्हें वेतन प्रदान किया जाए, और एक विशेषज्ञ है
तो उनके कार्य के स्तर के अनुरूप वेतन प्रदान किया जाए। ये नहीं होता है कि समानता का तात्पर्य कि सभी को एक जैसा वेतन या एक जैसा ही उन्हें पैसा या रुपए प्राप्त हो। जिसका जिस स्तर के कार्य हो उस स्तर के अनुसार उन्हें वेतन प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार समाज के उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। अगर इस प्रकार के हम स्तर को ध्यान न रखें तो हमारा समाज का उद्देश्य नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति के कार्य के अनुरूप उन्हें समान वेतन प्रदान किया जाए और उन्हें समानता के अवसर प्राप्त हो। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री मुफ्त। जहां बच्चे अगर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं या प्राथमिक स्तर के भी बच्चे हैं या माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं और जहां पर उन्हें आवश्यकता है तो उन्हें पाठ्य पुस्तकें उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए, उन्हें लेखन सामग्री भी दिया जाना चाहिए निःशुल्क रूप से। तभी बच्चे अपनी शिक्षा को वो प्राप्त कर सकते हैं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अवकाश के दिनों में अगली कक्षा की पढ़ाई होनी चाहिए। यानी यहाँ पर ये बताया गया है अगर बच्चे एक कक्षा की शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और उनके अवकाश या छुट्टी लग जाती है तो उस दरमियान पे बच्चों को अगली कक्षा की पढ़ाई करवाई जानी चाहिए, जिससे बच्चे पहले से उस चीजों को जान सके, समझ सके और अपनी पढ़ाई को वो पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके। पुस्तक बैंकों की व्यवस्था हर स्कूलों में, चाहे ग्रामीण स्तर की स्कूल हो चाहे शहरी क्षेत्र की स्कूल हो, वहां पर बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप, उनके कक्षा के अनुरूप पुस्तक बैंकों की यानी बुक बैंकों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बच्चे समय अनुसार वे अपनी बुक को प्राप्त कर सके। उन्हें जिस प्रकार की बुक चाहिए वो बुक बैंक से अपनी बुक को प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिभाशाली को अनुदान प्रदान करना, यानी हर ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र के विद्यालय हो, जहां पर भी अगर प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो उन्हें उनके आवश्यकता के अनुसार ऐसे बच्चों को भी छात्रवृत्ति प्रदान करनी चाहिए। बच्चे अपनी छात्रवृत्ति के माध्यम से अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं उसे वो प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार वे शिक्षा को भी समान अवसर को वो प्राप्त कर सकते हैं। लड़कियों की शिक्षा की विशेष ध्यान। आज आधुनिकता के परिवेश में भी हम देखते हैं कि ग्रामीण स्तर हो चाहे शहरी स्तर हो, हर स्तर पर हम लड़कियों की शिक्षा में हम देखते हैं कि वे कहीं ना कहीं रूप से पीछे हुए रहते हैं। चाहे सामाजिक शिक्षा का अभाव होता है या लोगों की मेंटलिटी में अभाव होता है शिक्षा की कमी होने से, जिसके कारण से वे लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, वे जागरूक नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में हमें होना चाहिए कि उनकी शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था किया जाए। आसपास छोटे छोटे विद्यालयों की व्यवस्था हो, समूह वर्ग में शिक्षा प्रदान की जाए, उन्हें घर घर जा करके उन्हें शिक्षा का महत्व बताया जाए और उन्हें आगे किया जाए। इस प्रकार लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र से वंचित ना करते हुए उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाए, जिससे लड़कियां भी हर कार्य क्षेत्र में वे अग्रसर हो सके। लास्ट पॉइंट है विरल आबादी में आश्रम स्कूलों की व्यवस्था, यानी जहां पर आबादी कम है, जहां पर जनसंख्या कम हो तो वहां पर आश्रम स्कूलों की व्यवस्था हो, जहां पर बच्चे शिक्षा को ग्रहण कर सके, अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके, उन्हें समान अवसर प्राप्त हो सके। इसके अलावा भी अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षा के पूर्ण अवसर मिल पाए। तो इस प्रकार आश्रम स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अध्यापक आते हैं तो उन अध्यापकों को भी एक प्रशिक्षण मिलनी चाहिए। वैसे क्षेत्र के जहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति की जो भाषाएं होती है वो शिक्षकों को ज्ञान नहीं होता है, तो ऐसे शिक्षकों को जब वहां पर पदोन्नत किया जाता है तो वहां पर उन्हें विशेष ट्रेनिंग देनी चाहिए, वहां की भाषाओं का ज्ञान हो चाहिए, जिससे शिक्षक उन भाषाओं के माध्यम से बच्चों को सही शिक्षा दे सके। तो आज का मेरा ये जो टॉपिक था यहीं पर पूर्ण होता है और आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो और मेरे इस वीडियो लेक्चर को आप सभी बहुत से अधिक लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करें और मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अभी तक मेरे वीडियो लेक्चर पहले भी बन चुके हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।